दोस्तों नमस्कार। कमल कोचिंग से में आपका स्वागत है और आज आपका टॉपिक संविधान में नागरिकता है। ठीक है, संविधान और टॉपिक का नाम है हमारा नागरिकता। नागरिकता अब देखो, जो नागरिकता है इसको कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, संविधान के भाग 2 में इसको स्थान मिला है और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश से किया गया है या भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो ब्रिटेन से किया गया है, ब्रिटेन से। उसके बाद जो भारतीय संविधान में नागरिकता है उसका स्वरूप एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। ठीक, देखो, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि राज्य की अपनी अलग नागरिकता है और समस्त देश की अपनी अलग नागरिकता है। तो भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, देखो, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा का उल्लेख नहीं है कि क्या परिभाषा है। इसका उल्लेख संविधान के इनमें से किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। लेकिन संसार में सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा दी अरस्तु ने दी। तो सवाल पूछ लेता कि संसार में सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा किसने दी? अरस्तु ने। तो अरस्तु महोदय ने कहा कि वह व्यक्ति जो अपने देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सके वह उस देश का नागरिक माना जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है नागरिकता। तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख नहीं है, परिभाषा नहीं है, लेकिन अरस्तु महोदय ने संसार में सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा दी। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपको जानना है कि भाई जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो आपको पूछ लेता है कि भाई नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक, अब संविधान का अनुच्छेद 11, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बच्चे को इसको आना चाहिए। अनुच्छेद 11, देखो, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि भारतीय संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये आपका इंपोर्टेंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी पारित हुआ। ठीक, तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है और इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी पारित हुआ। देखो, इस अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। तो पूछ लेता है, तो पहली बार 1986 ईस्वी में, दूसरी बार 1992 ईस्वी में, तीसरी बार 2003 ईस्वी में, चौथी बार 2005 ईस्वी में, पांचवी बार 2015 ईस्वी में और छठी बार 2019 में। आपने अभी सुना होगा CAA,
ठीक है, भारतीय या नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसका भारत में काफी विरोध भी हुआ है। तो अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हुआ है। अब देखो, इसी अधिनियम के अनुसार भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसी अधिनियम के अनुसार भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो नंबर 1, जन्म से, इसको समझ लेते हैं। जन्म से, देखो इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या इसके पश्चात भारत में हुआ है, भारत का नागरिक होगा। ठीक, कि वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या इसके पश्चात भारत में हुआ है, भारत का नागरिक होगा। ठीक, किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जन्म से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जो बात आपको मैंने बताई है, इसको आप ध्यान रखना। नंबर 2 है वंश से। तो देखो, वंश से का मतलब होता है कि भाई वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या इसके पश्चात हुआ है, भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, कि वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात हुआ है, भारत का नागरिक हो सकता है। कि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक, भारत का नागरिक हो। किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार माता की नागरिकता के आधार पर कि विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो आपको पूछ लेता है कि भी माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को इनमें से किस संशोधन के द्वारा नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था 1992 ईस्वी को। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नंबर 3 आता है आपका। नंबर 3 जब बात करोगे तो वो करोगे पंजीकरण से। ठीक है, तो जन्म से हुआ, आपका वंश से हुआ। अब बात करते हैं नंबर 3 पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से। ठीक, देखो सुन लो, जब बात करते हैं पंजीकरण से तो इसमें पहली बात तो ये सुनो कि जिस तिथि को कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उससे 5 वर्ष पूर्व वह व्यक्ति भारत में रहना होना चाहिए। कि जिस तिथि को कोई व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता चाहता है, तो जिस तिथि को आवेदन कर रहा है उस तिथि से 5 वर्ष पूर्व भारत में उसका निवास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पंजीकरण के माध्यम से किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाती है। ठीक, तो देखो पहली बात है आपको बताना होता है कि भाई वह व्यक्ति
जिनका जन्म भारत में हुआ है और वह किसी अन्य देश में रहने लगे हैं तो उनको पंजीकरण से नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक, पहली पॉइंट। दूसरी बात, वह विदेशी व्यक्ति जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या विवाह करने वाली है तो उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक, या भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे उनको भी बाय पंजीकरण से ही दी जाती है। या नंबर 4 पे बोलोगे कि राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे सदस्य जो भारत में रह रहे हों या भारत सरकार के अधीन नौकरी कर रहे हों उनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ठीक, कि जिस दिन आवेदन करा हो उससे 5 वर्ष पूर्व वह व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो उसको बाय रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। और बाकी मैंने आपको पॉइंट बताए उसको आप नोट कर सकते हो। ठीक, नंबर 4 आपका आता है देशीयकरण से। तो देखो इसका मतलब है कि भाई वह विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है, वह विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हैं और 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हों तो भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देशीयकरण में 10 वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है और पंजीकरण से 5 वर्षों तक। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 5, भूमि अर्जन द्वारा। देखो भारत में अगर किसी अन्य देश का कोई भूभाग शामिल हो जाता है तो उस भूभाग पर रहने वाले सभी व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो देखो भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि भी भारतीय जो नागरिकता है उसका अंत कैसे होता है या भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है। तो भारत में नागरिकता का अंत, नागरिकता का अंत। ठीक, देखो पहला पॉइंट है, अगर कोई भारतीय नागरिक 7 वर्षों तक लगातार 7 वर्षों तक विदेशों में रहता है, किसी अन्य देश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो पहला पॉइंट तो यही है, अगर कोई भारतीय नागरिक 7 वर्षों तक किसी अन्य देश में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक, दूसरी बात करते हैं आपको कि भाई अपने संविधान या भारतीय संविधान की अनिष्ठा दिखाने पर, कि भारतीय संविधान की अनिष्ठा दिखाने पर। ठीक, तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर। ठीक, और चौथी बात कर लेते हैं कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता का अंत भी आपका 4-5 हो चुका है ना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखो हम नागरिकता को पार्ट 2 में समाप्त करेंगे, तो पार्ट 1 आपका हो चुका है, कल को आपको पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखो। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।